तो यदि आप 25,000 रुपए से भी कम के बजट में एक बढ़िया स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आज की ये वाली वीडियो ना आपकी काफी सहायता करने वाली है। मेरे पास ये दो फोन्स हैं, दोनों ही 25,000 रुपए से काफी कम में आपको मिल जाएंगे। एक तो है ये मोटो एज 50 फ्यूजन और दूसरा है iQOO Z9s Pro। हाँ, ये भी नया लॉन्च हुआ है। वैसे यहाँ पे ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा मैं। iQOO Z9s Pro का एग्जैक्ट रीब्रांडेड वर्जन लॉन्च किया है वीवो ने, Vivo T3 Pro नाम से। फीचर्स, स्पेक्स, प्राइसिंग सब कुछ सेम है, बस नाम का डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर, यूआई सब कुछ सेम मिलेगा आपको। तो इन दोनों का आज जो कंपैरिजन आप देखेंगे ना, आप ये भी मान के चलिएगा कि Vivo T3 Pro का भी आप कंपैरिजन देख रहे हैं। वैसे मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड। और अब ना दोनों ही स्मार्टफोन्स के प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। वैसे एक बात बहुत अच्छी लगी दोनों ही फोन्स में ना, बॉक्स में आपको अडेप्टर भी मिल जाएगा, केबल मिल जाएगी, बैक केस भी मिल जाता है दोनों ही फोन्स में। मोटो में हार्ड केस मिलता है और मोटो का जो भी कलर वेरिएंट आप परचेस करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसी कलर में आपको केस मिलेगा। वहीं पे iQOO में नॉर्मल सॉफ्ट बैक केस मिलता है, बट ठीक है। साथ ही iQOO में ना थिन फिल्म प्री अप्लाइड है स्क्रीन में। मोटो में ये चीज आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। और साथ ही एक और समानता है दोनों ही फोन्स में, वीगन लेदर बैग ऑप्शन मिल जाते हैं। इनफैक्ट दोनों ही मेरे पास जो वेरिएंट है ना वीगन लेदर बैग के साथ आते हैं। इसमें यदि आप प्लास्टिक बैग वाला ऑप्शन चाहेंगे तो वो भी मिल जाएगा। बाकी फ्रेम दोनों में ही प्लास्टिक का है और जो वेट है ना वो थोड़ा सा iQOO का ज्यादा है। और ओवरऑल देखते हैं तो हैंडी फोन्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे मोटो थोड़ा सा आगे रहेगा। लाइक थोड़ा ज्यादा हैंडी फील होता है ये। और दोनों में आप डुअल नैनो सिम यूज कर सकते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड नहीं लगेगा। बाकी दोनों में ही हैप्टिक मोटर ना साधारण वाली उपयोग करी गई है, तो एकदम से ऐसे झंझनाने वाली कंपन प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होगी दोनों फोन्स में। और उसी के साथ दोनों ही फोन्स में ना डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं। मोटो में क्या है कि डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है और मैंने दोनों की साउंड क्वालिटी साइड बाय साइड जब टेस्ट करी तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा ना कि iQOO में ना नॉर्मल मोड में लाउडनेस काफी कम है, बट इसमें वॉल्यूम बूस्टर दिया गया है तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहीं पे आपको बताना चाहूंगा इस कंडीशन में लाउडनेस तो इसकी ठीक ठाक हो जाती है, मोटो के आसपास पहुंच जाती है। बट इस वाले मोड में साउंड क्वालिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मोटो में जहाँ पे बेस ट्रेबल का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, वहीं पे iQOO का साउंड ना काफी डिस्टॉर्ट होता है। और साउंड के अलावा एक और बड़ा एडवांटेज मिलता है मोटो को, इसमें IP68 रेटिंग मिलती है। वहीं पे iQOO में मिलती है IP64 रेटिंग। तो 64 रेटिंग में क्या होता है कि इसमें वाटर स्प्लैशेस से ये बच सकता है, लाइक पानी की छींटे वीटे पड़ जाएंगी तो बच सकता है। परंतु मोटो में क्या है कि ये इनकेस पानी में गिर भी जाता है ना तो उस केस में भी इसके डैमेज होने की संभावना बहुत कम रहेगी। बाकी दोनों ही फोन्स का इन डिस्प्ले स्कैनर ठीक काम करता है। बाकी यहाँ पे दोनों ही फोन्स के ना डिस्प्ले स्पेक्स आप देख सकते हैं। डिस्प्ले स्पेक्स नहीं गिनाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। सीधे पॉइंट पे आते हैं। iQOO में AMOLED डिस्प्ले मिलती है, Vivo में POLED डिस्प्ले मिलती है। दोनों ही सेम तरीके से काम करती हैं, दोनों में ही उसी तरह के कलर्स एंड सब कुछ देखने को मिलेंगे। हाँ, मोटो में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। मुझे डिस्प्ले में एक चीज काफी अच्छी लगी, दोनों ही फोन्स में ना वेट टच वाला फीचर मिलता है। तो जैसे फिंगर्स गीली हैं या फिर स्क्रीन गीली है, उस कंडीशन में भी टच रिस्पॉन्स अच्छे से काम करता है। बाकी ब्राइटनेस की बात करूं तो HBM मोड, हाई ब्राइटनेस मोड जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है वैसे किसी भी स्मार्टफोन में। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में हैं और यहाँ पे जो डिस्प्ले ब्राइटनेस में डिफरेंस है ना वो काफी ज्यादा है। ऑटो मोड में ब्राइटनेस का डिफरेंस आप आराम से देख रहे होंगे, मोटो बहुत ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू iQOO। हाँ, एक चीज नोटिस करी मैंने, कंटेंट कंजम्पशन के टाइम पे ना डिस्प्ले के कलर्स थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल मुझे iQOO के लगे। और उसी के साथ iQOO में एक और एडवांटेज मिलता है कि जैसे नेटफ्लिक्स में आप कुछ देख रहे हैं तो वहां पे iQOO HDR10 प्लेबैक को भी सपोर्ट करती है, जबकि ये चीज मोटो में सपोर्टेड नहीं है। और इसी के साथ iQOO HDR कंटेंट यूट्यूब पे भी प्लेबैक कर सकती है। बट यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, दोनों ही फोन्स 4K 60 fps कंटेंट को सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे और iQOO HDR कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। बट जब हमने वीडियोस देखना शुरू करा ना तो 4K 60 fps HDR कंटेंट प्लेबैक के टाइम पे काफी ज्यादा लैग नोटिस हो रहा है iQOO की वीडियोस में। तो यहाँ पे इस कंडीशन में वीडियो प्लेबैक एकदम से स्मूथ नहीं है iQOO में। बाकी ओवरऑल देखते हैं तो दोनों में ही कर्व डिस्प्ले है और बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मुझे डिस्प्ले नहीं लगा एटलीस्ट। और यहाँ पे जब परफॉर्मेंस टेस्ट किया तो भाई अगेन यहाँ पे काफी शॉकिंग से रिजल्ट्स मिले हमें। ऑन पेपर देखते हैं तो स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो कि iQOO में आता है वो ज्यादा पावरफुल चिपसेट है एज कम्पेयर टू मोटो के स्नैपड्रैगन 7s Gen 2। हालांकि दोनों ही फोन्स में UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम है, बट एंटूटू टेस्ट किया ना तो वहां पे स्कोर्स के मामले में भाई क्लियरली यहाँ पे iQOO आगे रहा और साथ ही गीगामिन स्कोर्स में भी iQOO ही आगे रहा। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, iQOO Z9s Pro को लास्ट 7-8 दिनों से लगभग मैं अपना प्राइमरी फोन बना के यूज कर रहा हूँ और ये फोन ना काफी ज्यादा लैग करता है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की ही बात कर रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई टास्क की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए जल्दी से मुझे पेटीएम खोलना है, कुछ पेमेंट करनी है तो उस कंडीशन में थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करता है। नॉर्मल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी देखते हैं तो उस कंडीशन में भी ये काफी स्लो रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे इस फोन को रख दिया 15-20 मिनट के बाद यूज करना शुरू किया ना
तो फिर ये थोड़ा सा अटकने लगता है। जबकि ये वाली समस्याएं हमें एटलीस्ट मोटो में नोटिस नहीं हुई अभी तक। हाँ, मोटो में भी कुछ दिक्कतें हैं, उसकी बात आगे करेंगे, बट अभी तक हमने यही चीजें नोटिस करी। इनफैक्ट हमने ऐप ओपनिंग टेस्ट किया था BGMI का, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया और हर बार मोटो BGMI एप्लीकेशन को पहले लोड कर रहा था और 3-4-5 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा था। साथ ही एक बात और ऐड करना चाहूंगा, iQOO का रैम मैनेजमेंट मुझे वीक लगा। कई एप्स हैं जो कि मैं रैम में बैकग्राउंड में चलने देना चाहता हूं, वो इस फोन में कुछ टाइम के बाद किल हो जा रही है। अच्छा, गेमिंग की बात करें तो हमने दोनों ही फोन में 60 मिनट्स का BGMI गेम प्ले टेस्ट किया था साइड बाय साइड। रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेम रेट स्टेबिलिटी ना स्लाइटली यहाँ पे iQOO में बेटर है। इनफैक्ट जो बैटरी ड्रेन है ये भी स्लाइटली iQOO का बेटर है, यानी कि कम है। हाँ, टेम्परेचर भी iQOO ने हल्का सा एक्स्ट्रा गेन किया था, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वैसे BGMI में दोनों ही फोन ना सेम ग्राफिक्स सेम FPS को सपोर्ट करते हैं, 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है दोनों में। बट ओवरऑल देखते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी ना iQOO की स्लाइटली ही बेटर मिली। बाकी स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो चिपसेट है ये थोड़ा नया है, तो मे बी ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ा सा जरूरत पड़ रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है इसको। बट हाँ, इतना कह सकता हूँ कि iQOO अभी स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 की पूरी पावर को ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट मे बी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ इसको फिक्स करके और बेटर बनाया जा सकता है। बाकी यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में भी कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों ही 5G फोन्स हैं। मोटोरोला में 12 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, वहीं पे iQOO में 8 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। वैसे मेरे एरिया में कोई दिक्कत नहीं हुई, 5G बहुत अच्छा चल रहा है दोनों ही फोन्स में। इनफैक्ट नेटवर्क एक्सेप्शन से रिलेटेड भी कोई इशू मुझे समझ में नहीं आया। कॉलिंग क्वालिटी, ईयरपीस लाउडनेस सब सही है। यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस करी कि ब्लूटूथ और वाईफाई का वर्जन ना iQOO में लेटेस्ट है। बाकी दोनों ही फोन्स 5G VoNR को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि 5G कॉलिंग को, और 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिलता है। परंतु यहाँ पे मोटोरोला में NFC का सपोर्ट भी मिलता है, तो टैप एंड पे जैसे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं मोटोरोला में, iQOO में नहीं मिलता है। अब कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर की बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मात्र 2000 लाइक्स चाहिए हमें इस वीडियो में। कंपैरिजन वीडियोस बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक अवश्य करिए भाई। अब दोनों के कैमरा में क्या नोटिस किया हमने वो आपको बताता हूँ। दोनों में ही मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है विद OIS। अल्ट्रा वाइड मोटोरोला में 13 मेगापिक्सल का मिलता है, साथ ही 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं पे iQOO में क्या है ना कि अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का मिलता है और सेल्फी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। सर्वप्रथम फ्रंट कैमरा की बात करना चाहूंगा, ये ना हर मामले में मोटोरोला का बेटर लगा। चाहे इमेज की बात करें, लाइक डिटेल्स ये ज्यादा कैप्चर करता है, अच्छी वाइब्रेंट इमेज कैप्चर करता है। कुछ कंडीशन में पाया कि थोड़ा रेडिश स्किन टोन करता है, बट ओवरऑल देखते हैं तो हाँ, इमेज क्वालिटी मोटो की बेटर लगती है। इवन फ्रंट कैमरा की ना वीडियोस दिखाता हूं आपको। ये दोनों के फ्रंट कैमरा का सैंपल आप यहां पे देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी में तो भाई डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे मोटोरोला में क्या है कि ये 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरा से भी विद स्टेबिलिटी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं वॉक कर रहा हूँ और वीडियो स्टेबल है। और वहीं पे iQOO की वीडियोस में ना स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती और जो क्वालिटी है वो भी लिमिटेड है 1080p 30 FPS तक की। तो फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में जो क्वालिटी और स्टेबिलिटी है, इवन बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक्सपोजर जो मैनेजमेंट है वो भी मोटो का मच बेटर है। तो फ्रंट कैमरा की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी मोटो की स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल वर्सेस 13 मेगापिक्सल है। डिफरेंस ऐसे लग रहा होगा बहुत बड़ा होगा, परंतु जब हमने इमेज कैप्चर करी ना तो हमें डिटेल्स में बहुत बड़ा, लाइक बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नोटिस नहीं हुआ जितना बड़ा डिफरेंस नंबर्स में है। इनफैक्ट मोटो का अल्ट्रा वाइड कैमरा ना कई बार थोड़ा सा अंडर एक्सपोज इमेज भी कैप्चर करता है, तो ये चीज थोड़ा सा कम अच्छी लगी। बट इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा एक जगह शाइन करता है और वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, वो भी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ। जबकि iQOO में अल्ट्रा वाइड मात्र 1080p 30 FPS तक में मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और अब आते हैं रियर मेन कैमरा पे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पोर्ट्रेट इमेज काफी कैप्चर करी, तो यहाँ पे मोटो का जो एज डिटेक्शन है ना, ये मुझे बहुत क्लीन नहीं लगा। कई स्थानों पे इसने हमारे कुछ पार्ट को ना ऐसे ब्लर कर दिया, लाइक बाल को, कान को। और साथ ही मोटोरोला कई बार बहुत ज्यादा सैचुरेटेड इमेज भी कैप्चर करता है, स्पेशली जब बैकग्राउंड में थोड़ा हरियाली रहती है, लाइक हरा भरा सा बैकग्राउंड रहता है। तो परंतु ऐसा नहीं कि iQOO एकदम परफेक्ट है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि ये ना ह्यूमन स्किन को कई बार ना ऐसे वाइट ज्यादा कर देता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वाइट करता है। और साथ ही यदि हम डिटेल्स की बात करते हैं ना, तो वहां पे मोटोरोला में डिटेल्स ज्यादा मिलती है। लो लाइटिंग कंडीशंस में भी हमने काफी इमेज कैप्चर करी है और वहां पे भी पाया कि मोटो का लाइट मैनेजमेंट काफी अच्छा है। साथ ही दोनों ही फोन्स 1x और 2x मोड में पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर सकते हैं, लाइक डिजिटल जूम है। हालांकि मोटो में 35mm का भी एक बटन मिलता है, बट हाँ, ये 1x और 2x वाली आप पोर्ट्रेट इमेज देखिए, यहाँ पे भी लो लाइटिंग कंडीशंस में iQOO ना स्किन को ऐसे थोड़ा ऑयल पेंट जैसा बना देता है। बाकी डायनामिक रेंज की बात करें, दोनों ही फोन्स की काफी बढ़िया हैं, फ्रंट कैमरा की भी, रियर कैमरा की भी। बट मोटो को मेन कैमरा भी डायरेक्ट सनलाइट के टाइम पे ना स्किन को थोड़ा ज्यादा रेड करता है। बाकी रियर मेन कैमरा वीडियोस की बात करते हैं, दोनों ही मैक्सिमम 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ वीडियो क्लिप आप देख लीजिए, मैं बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी दोनों ही फोन्स रियर मेन कैमरा से 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ अच्छी स्पीड में, आप स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगा सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक्सपोजर कौन कैसे मैनेज कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बट यहाँ पे मोटोरोला में एक एडवांटेज मिलता है कि आप वीडियो शूट करने के दौरान भी ना अल्ट्रा वाइड लेंस में स्विच कर सकते हैं। अब हमने अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर दिया है, ये भी 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छी स्टेबिलिटी यहाँ पे भी मिल जाती है, अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिल जाता है। ऑन स्क्रीन देख रहा हूँ तो मोटो की वीडियो थोड़ा सैचुरेटेड साइड पे दिख रही है, ग्रीन्स को काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कर रहा है ये। और ये कलर्स जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लग रहे हैं मुझे आईकू में। बट ऐसा लग रहा है कि आईकू थोड़ा सा ना फ्रेम स्किप कर रहा है बीच बीच में, 4K 30 FPS में भी फ्रेम्स को स्किप कर रहा है। पुपी पकड़ो पकड़ो। बाकी दोनों में ही OIS प्लस AIS का कॉम्बिनेशन वर्क करता है तो स्टेबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है। बट आईकू की वीडियोस में ना जिटर्स साफ साफ नोटिस हो जाएगा। साथ ही आईकू में एक इशू नोटिस हुआ, ये फ्रेम्स को स्किप करता है 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग में, ये कई वीडियोस में हमने नोटिस किया। बट हाँ, कलर एक्यूरेसी की बात करें तो वहाँ पे आईकू में मुझे कलर ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल लगे। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे भाई ओवरऑल ना हमको क्लियर विनर लगा आईकू। पहली बात, आईकू में 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है, 500 mAh बड़ी बैटरी है, साथ में 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं पे मोटो में 5000 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वैसे चार्जिंग टाइम में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, चार्जिंग टेस्ट करा था हमने, परंतु यदि हम बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो जहां पे मोटोरोला एक दिन आराम से चल जाता है, इसको भी हमने टेस्ट करा हुआ है, 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से इस फोन में भी मिल जाता है। बट आईकू में भाई 7 घंटे 8 घंटे प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। बहुत कमाल का स्टैंड बाई टाइम भी है आईकू का। तो ओवरऑल सम करते हैं तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस सेगमेंट का विनर रहेगा आईकू। अब यदि आप वीडियो के इस पार्ट तक आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है दोनों फोन्स में। मोटोरोला में थोड़ा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आता है आपको, इसमें हेलो यूआई मिलता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे। इसको ब्रांड का कहना है कि 3 जनरेशन अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। वहीं पे आईकू में चलता है वीवो का फंटच OS 14 जो कि अगेन बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पे। बट ब्रांड का कहना है कि भाई इसको 2 जनरेशन अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। दोनों फोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मिलते हैं, बट आईकू में थोड़ा ज्यादा ऐप्स मिलते हैं। साथ ही इसमें हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स वाला फोल्डर भी मिलता है। उसी के साथ वी ऐप स्टोर और इनके ब्राउजर की भी कुछ नोटिफिकेशन वो मिलती है। इन सब चीजों को आप डिसेबल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हॉट ऐप्स हॉट गेम्स को भी आप बंद कर सकते हैं। तो इन चीजों से ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। आई डोंट थिंक ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। बट हाँ, मोटो में थोड़ा सा क्लीनर एक्सपीरियंस मिलता है। बाकी सॉफ्टवेयर फीचर्स की बात करें तो मुझे आईकू में काफी बढ़िया फीचर लगा। इसमें AI इरेज वाला फीचर मिल जाता है गैलरी में, तो फोटोज से आपसे अनवांटेड पीपल हैं, अननोन पीपल हैं, उनको आप आराम से रिमूव कर सकते हैं और बहुत क्लीन तरीके से ये हटाता है भाई, बड़ी आसानी से। और ये ऑन डिवाइस काम करता है जहाँ तक मुझे पता है। जबकि मोटोरोला में भी ऐसा फीचर यूज़ करना है तो आप गूगल फोटोज़ में जा सकते हैं, वहाँ पे मैजिक एडिटर वाला फीचर मिलता है। इसके लिए क्या होगा कि जिस इमेज में आपको कुछ ये सब कलाकारी करनी है ना, उस इमेज को क्लाउड पे अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें ये फीचर काम करेगा। बट हाँ, यहाँ पे आप अपने आप को छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से रिमूव कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ रखना हो कुछ चीज़ तो दोनों में फीचर्स सिमिलर से हैं। बट मोटो में ये चीज़ क्लाउड में काम कर रही है और इसमें आई थिंक ऑन डिवाइस। इसके अलावा मोटोरोला में कुछ यूनिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इनका स्मार्ट कनेक्ट मिलता है। आप अपने फ़ोन को लैपटॉप या PC में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, इसकी ऐप्स उसमें चला सकते हैं, मैसेज पढ़ सकते हैं, फ़ोटोज़ देख सकते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट करना हो, क्लिप बोर्ड यूज़ करनी हो, वैसे बहुत सारे काम कर सकते हैं वायरलेसली। अब ये वाला फीचर जब मैं ऑफिस जाया करता था तो काफ़ी यूज़ करता था, अब तो उतना नहीं यूज़ करता हूँ। इसी के साथ मोटो सिक्योर फीचर मिलता है जिसके अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। परंतु कुछ यूजफुल फीचर्स मिलते हैं फंटच OS में भी, जैसे कि ऐप्स को आप आसानी से क्लोन कर सकते हैं, ऐप्स को आप आसानी से लॉक कर सकते हैं। बट हाँ, मोटो में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर नहीं मिलता, इसके लिए आप जब स्क्रीन पे टाइप करेंगे तब स्क्रीन विजिबल होती है। आईकू में वाला फीचर मिल जाता है जिसको कि आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इवन साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर भी आपको आईकू में मिलता है, मोटो में नहीं मिलता। बट एक यहाँ पे मेजर पॉइंट की बात करना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर अपडेट स्टेबिलिटी की। तो पिछले कुछ टाइम का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना,
तो सॉफ्टवेयर अपडेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीवो की आईक्यू की बेटर है एज कम्पेयर टू मोटो। अभी के टाइम पे मोटोरोला के फोन्स में ना टाइमली अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं और इस चीज पे डेफिनेटली मोटोरोला को काम करने की आवश्यकता है। खैर अब आप यहाँ पे दोनों की ना प्राइसिंग देख सकते हैं। प्राइसिंग के मामले में भाई क्लियरली मोटोरोला विनर है। लाइक ये सस्ता है, बाय डिफॉल्ट प्राइसिंग कम है और जो बैंक ऑफर्स मिलते हैं उसके साथ ये थोड़ा सा और सस्ता हो जाता है। तो बेस वेरिएंट जो इसका 8/128 का है यानी कि मोटो का, ये 20,999 रुपए के अराउंड मिल सकता है और जो 12 GB 256 GB वेरिएंट है ये 22,999 रुपए में मिल सकता है। परंतु अब बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको कौन सा बाय करना चाहिए। पहली बात तो 25,000 रुपए के अंडर में आप फोन देख रहे हैं ना, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे विकल्प हैं। नो डाउट दोनों के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। डिसाइडिंग फैक्टर्स की बात करें तो मोटोरोला में IP68 रेटिंग, ओवरऑल बेटर कैमरा लाइक वीडियो, फ्रंट कैमरा, अल्ट्रा वाइड, सब कुछ मिला के, और ओवरऑल अभी के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है वो भी इसमें काफी स्टेबल है और उसी के साथ थोड़ा सा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो इसकी तरफ जा सकते हैं। वहीं पे आईक्यू उनके लिए होगा जिनको की स्ट्रॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, साथ ही ऑन पेपर एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर चिपसेट चाहिए जो कि अभी थोड़ा सा कम ऑप्टिमाइज्ड है। मे बी फ्यूचर में ऑप्टिमाइज हो जाए तो वो लोग आईक्यू चूज कर सकते हैं। कैमरा इसका भी डिसेंट है। बाकी मेरे साइड से जितना फेयर कंपैरिजन हो सकता था उतना मैंने ट्राई किया, बट कुछ लोग अभी भी पेड बाय मोटोरोला या फिर पेड बाय आईक्यू लिख सकते हैं। तो कहना चाहूँगा ये कोई भी पेड कंपैरिजन नहीं था, हमने इसीलिए दोनों ही फोन्स के प्रोज एंड कॉन्स प्रॉपरली रखे हैं हमारी टेस्टिंग में जो भी चीज़ें हमें सामने मिली हैं। बाकी दोनों ही फोन से जो हमने इमेजेस कैप्चर करी थी, ओरिजिनल इमेजेस मैंने ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो डाउनलोड करके आप भी चेक कर सकते हैं। और यदि आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न हो तो टिप्पणी के माध्यम से पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।